everybody, my name is Mohammad Ehtisham Siddiqui and I welcome you all to the YouTube channel of IAS Master। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें सफलता हासिल करी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में सफलता हासिल की है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। बहुत सारे आईएएस मास्टर के स्टूडेंट्स ने भी इस एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है और उन्हीं सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट आज हमारे साथ हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल की है। हमारे साथ हैं आकाश तनवर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो आकाश तनवर, आईएएस मास्टर की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। कैसे हो आप आकाश, कैसा फील कर सर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। ओके, तो बताइए, आप कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, अपनी अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक छोटे से टाउन अनूपगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो कि बीकानेर के पास है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मोस्टली फार्मिंग से रिलेटेड है। एंड उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की है सिविल इंजीनियरिंग में। मैं 2023 ग्रेजुएट हूँ और अभी मैंने 2024 इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में फाइनली क्वालिफाई किया है रैंक 19 के साथ। दैट्स ग्रेट, मतलब यू बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली। यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव है कि ऐसा होता है हिंदुस्तान का कोई भी इंजीनियर हो, उसका ये सपना होता है कि वो यस इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाए और क्लास 1 ऑफिसर बन के इस देश की प्रगति में मदद करे। और आप मिडिल क्लास फैमिली से होकर आपने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो भी आपने अभी 2023 में ही अपना बीटेक कंप्लीट किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा आपके साथ। तो आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी सफलता में। यस सर, एब्सोल्युटली बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है, उनका पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। और मैं उन्हें इतना आइडिया नहीं था कि मैं क्या डिसीजंस ले रहा हूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट है, बट मैंने हमेशा अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट किया और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लिया। उन्होंने ऑलवेज मुझे इस डिसीजन में सपोर्ट किया। ग्रेट। तो आकाश क्या है, क्योंकि आपने पहली बार में, जैसा कि आप अभी मेरी आपसे बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो आप बता रहे थे कि इससे पहले भी आपने एक बार दिया था, लेकिन उस समय आपके पास इतनी क्लियरिटी नहीं थी, इतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, तो बस आपने कॉलेज के साथ दे दिया था। लेकिन इस बार आपने पूरा बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को किया और पहली बार में ही आपने जो है निशाने पर अपने एग्जाम को मतलब एक निशाना मार दिया, आपने टॉप कर दिया, बिल्कुल डबल डिजिट रैंक आपने हासिल की है। तो मतलब आपने कुछ ना कुछ स्टडीज में चेंजेस किए होंगे, कुछ बिहेवियर में चेंजेस किए होंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी सेकंड रैंक आई है। तो आपकी जो ये जर्नी है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और ये बहुत सारे स्टूडेंट जो इस साल विफल हो गए और जो इस साल फिर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबके लिए आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ताकि हमारे जो अभी स्टूडेंट्स करंट तैयारी कर रहे हैं उनको इससे फायदा पहुंच सके। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो टॉपर होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस 7 से 8 घंटे पढ़ाई की और बस यही पढ़ाई मैंने कंसिस्टेंटली की, तो मैंने कभी ब्रेक नहीं लिए इनमें। और बाकी मैंने कभी मुझे याद नहीं है कि मैंने 9 या 10 घंटे से ज़्यादा कभी भी पढ़ाई की होगी। पर ओके, मेरा यही था कि मैं अपने ब्रेक्स को अच्छे से मैनेज करता था, अच्छे सही टाइम पे ब्रेक लेता था और उस ब्रेक्स में मैं बहुत अच्छा कुछ रिक्रिएशनल कुछ खेलने का या फिर कुछ सॉन्ग सुनने का या कुछ भी ऐसा करता था, बाहर थोड़ा घूम के आने का, कि जिसकी वज़ह से मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। तो मैं वही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो वो वाली स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। तो उसकी वज़ह से मैंने कभी ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं फ़ोकस किया, बस क्वालिटी पे ध्यान रखा। तो क्या जैसे अब कॉलेज के साथ ही आपने तैयारी करी है, तो फिर क्या शेड्यूल रहता था आपका? कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से हो
और आईआईटी बॉम्बे इज नोन फॉर इट्स हेक्टिक शेड्यूल। मैंने जहां तक सुना है एमटेक के बच्चे भी काफी हेक्टिक शेड्यूल में बिजी रहते हैं। तो कैसे मैनेज किया तैयारी को, और कॉलेज के साथ, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, कॉलेज की लैब के साथ कैसे मैनेज किया, क्या शेड्यूल रहता था आपका? हाँ सर, थोड़ा-सा शेड्यूल हेक्टिक था, बट मैं जैसे नॉर्मली सुबह 8 बजे के आसपास से स्टार्ट करता था पढ़ना। ज़्यादा मैं कभी ना तो मैं बहुत अर्ली उठा, कभी 5 बजे उठ के मैंने स्टार्ट किया, ना मैं भी कभी रात को 12 बजे के बाद पढ़ा। मेरा नॉर्मल डे टाइम शेड्यूल था, तो मैं सुबह 8 बजे से स्टार्ट करता था पढ़ना और 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा एक जैसे मैं एक स्लॉट में पढ़ लेता था। उसके बाद में क्लासेज़ होती थी मेरी साढ़े 10 से कई बार 11 बजे से। तो वो फिर वो 12, 1, 2 बजे तक क्लासेस चलती थी। फिर वहाँ से लंच के बाद जो लैब वगैरह होते थे, प्रैक्टिकल होते थे, वहाँ जाता था। वहाँ से शाम को 5 बजे के आस-पास फ्री होता था। तो फिर वहाँ से फ्री होके स्टार्टिंग में तो वो मैं उस टाइम में स्पोर्ट्स को ज़्यादा देता था, मतलब 5 से 6 बजे तक मैं 1 घंटे स्पोर्ट्स पर खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। और उसके बाद में फिर मैं आके और फ्रेश होके उसके बाद में मैं पढ़ने स्टार्ट कर देता था। और वहाँ से लेके रात को 12 बजे तक मैं मतलब पढ़ता था, बीच में डिनर ब्रेक हो जाता था। तो यही था मेन, उसके बाद में जैसे क्लासेज़ भी मोस्टली वहीं वही थी सिविल इंजीनियरिंग की। तो मैंने क्लासेस पे भी फ़ोकस किया ताकि मैं वहीं सीख जाऊँ कि मेरे को कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत ना पड़े कि मैं कुछ अलग से कुछ पढ़ूँ। तो मैंने क्लासेस में ही वो चीज़ें कवर कर ली थी। तो वही था कि पढ़ाई को उसी टाइम किया, ज़्यादा कोई बड़ा शेड्यूल नहीं बनाया मैंने। ये राइट, आप सही कह रहे हैं। जैसे कॉलेज में किसी सेमेस्टर में जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो वो एक यस सेमेस्टर सर। में होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पार्ट में बँट जाती है और सेमेस्टर 2-3 महीने, कहीं साढ़े 3 महीने चलता है आराम से। तो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डेप्थ के साथ, क्योंकि कॉलेज में भी वही सारे क्वेश्चन्स आने हैं। थोड़ा-सा लेवल कम आएगा या ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर बच्चा वहीं पे तैयारी कर ले, क्योंकि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। एसएफडी, बीएमडी आप कॉलेज में भी बना रहे हो और आपको मेंस के एग्ज़ामिनेशन में भी बनानी है। तो अगर बच्चा वहीं सीख ले और वहाँ पे प्रोसेस, क्योंकि टाइम काफ़ी अवेलेबल होता है, तो बच्चा काफ़ी सीख सकता है। तो आपने उस चीज़ की वैल्यू को समझा। और मुझे लगता है जब से कोविड आया है, उसके बाद से बच्चों ने या इस चीज़ को काफ़ी समझा है। जब तक डिजिटल चीज़ें आई हैं, उससे पहले तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीटेक कंप्लीट करने के बाद ही तैयारी करते थे। तो मतलब यू यूटिलाइज्ड योर कॉलेज डेज़ एज़ वेल। और ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के समय में सिर्फ, अच्छा, कॉलेज में आप टॉपर थे क्या आपने? सर स्टार्टिंग में मैं नहीं था, जब फर्स्ट ईयर में तो जनरल कोर्सेज़ होते हैं, तो उनमें मैं कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ठान रखा था पहले से कि जब सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी तो मैं पढ़ूँगा, उससे पहले मैं मस्ती करूँगा। तो अच्छा। फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई नहीं की एज़ सच। सेकंड ईयर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो सेकंड ईयर में मतलब ग्रोथ पीरियड था। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मैंने टॉप किया वहाँ पे। तो थर्ड ईयर में मैं सेकंड रैंकर था और फोर्थ ईयर में मैं फर्स्ट रैंकर था कॉलेज में। अच्छा, स्कूल वगैरह कहाँ से, वहीं राजस्थान से ही किया स्कूलिंग वगैरह आपने? यस सर, स्कूलिंग मैंने यहीं पास में टाउन है वहाँ से किया था। उसके बाद में अच्छा, 9th से 12th तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो जेएनवी होता है, वहाँ पे मेरे अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में वाह! वहाँ वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। अच्छा, जवाहर नवोदय विद्यालय के आप स्टूडेंट रहे। तो स्कूल में कैसे यस थे आप? कितने, मतलब कैसे मार्क्स वगैरह आते थे? वहाँ पर भी टॉपर थे? सर। यस सर, मैं फर्स्ट से 12th तक टॉपर ही रहा हूँ। तो वो एक क्रेविंग थी हमेशा कि सबसे अच्छा या फिर बेस्ट रहना है। तो उसी उसी में पढ़ाई का एक पुश मिलता था कि मैं अपने आस-पास के फ्रेंड्स को पढ़ाता, तो वो पीयर लर्निंग होती थी। उससे मेरे को खुद को एक पुश मिलता था कि मैं खुद पढ़ूँगा, तब मैं इनको पढ़ा पाऊँगा, तो मेरा नॉलेज इनसे सुपीरियर होना चाहिए। तो उस लिए मैं इसके लिए मैं अपने मतलब पीयर लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था और बताता था, तो उसी में मेरा खुद का भी इम्प्रूवमेंट हुआ और जो आस-पास लोग थे उनको भी मैंने पढ़ाया। अच्छा, कभी ऐसा आप अपनी फैमिली के पहले क्लास 1 ऑफिसर हैं, या इससे पहले भी कोई आपकी फैमिली में वर्किंग अब कोई क्लास 1 ऑफिसर है? सर नहीं है कोई क्लास 1, क्या गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। ओह! यू आर द तो वेरी मैं फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली। यस सर। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो बहुत सारी मिठाइयाँ बटी होंगी गाँव में। यस सर, बहुत जब से रिज़ल्ट आया है तो कल पूरा दिन सेलिब्रेशन में ही बिज़ी था, तो कल पूरे गाँव में और जो टाउन था वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ। तो कैसी फीलिंग थी पेरेंट्स को जब बताया कि पापा, मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया, इतनी कम रैंक, इतनी कम सीट्स में मैंने 19th रैंक हासिल की है, तो पापा, मम्मी, बहन, कैसा रिएक्शन था फैमिली का?
सर बहुत अच्छा रिएक्शन था क्योंकि बिलीव तो उन्हें उनमें पहले से ही था क्योंकि मैं हर स्टेज पे परफ़ॉर्म करता आया हूँ। तो बिलीव था पहले से पर बहुत वो लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद में सेलिब्रेशंस स्टार्ट हुए और बाकी सब तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी होती है। क्या होता है ना कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बच्चा घर पे ₹10 लेकर आएगा, उससे ज़्यादा माँ-बाप को खुशी होती है कि वो अपने माँ-बाप को प्राउड फ़ील कराए। चाहे हो सकता है यस सर। ₹1 ना लेके आए, लेकिन अगर वो प्राउड फ़ील करा देता है और अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि जब बच्चा सफल हो जाता है, तो फिर पैसा या कोई भी चीज़, इज़्ज़त और फ़ेम वो सब आ ही जाता है। तो आपने बहुत गर्व प्राउड फील कराया है, पर माँ-बाप को भी, अपने टीचर्स को भी, आईएएस मास्टर भी आपको गर्व करता है। तो जैसा ओके कि सर। मैं ये कह रहा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ामिनेशन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी एक जर्नी रहती है। तो इस जर्नी में 3 स्टेजेस रहती हैं। तो उसमें एक-एक स्टेज के बारे में बात करेंगे कि हर एक स्टेज को आपने कैसे क्वालीफाई किया। तो इसमें एक जो पेपर होता है, वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। यूजुअली ये पेपर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बच्चा समझ नहीं पाता, तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत पढ़ते हैं और फिर अल्टीमेटली फिर भी क्वेश्चंस नहीं बना पाते एग्जाम में। तो क्या अप्रोच आपने इसके लिए यूज करी और आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या अप्रोच बताना चाहते हैं ताकि दे कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन जीएस पेपर? सर जीएस में जो जीएस का प्योर जीएस जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोचिंग का जो मटेरियल है, उसपे ज़्यादा फ़ोकस करें। कोई बाहर के सोर्स पे मत जाएँ कि कुछ स्टैंडर्ड बुक या फिर कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत वास्ट है वो अगर हम उसे पढ़ने जाएँगे तो। तो मैंने अपने कोचिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया कि मैं जो मेरे पास नोट्स थे आईएएस मास्टर के, तो वो मैंने लगभग 10 बार पढ़ दिए थे। तो मेरा ऐसा हो गया था मैं अब कभी भी रिवाइज़ करने बैठता हूँ जीएस, तो मेरा 4 से 5 घंटे में मेरी कंप्लीट जीएस रिवाइज़ हो जाती है। तो मैंने रिविज़न्स काफ़ी किए जिसकी वज़ह से क्वेश्चन्स ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन्स जो तुम्हारे नोट्स होंगे उनमें से आएँगे, बट तुम्हें एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, वो थिंकिंग डेवलप करना ज़रूरी है नोट्स पढ़ने से, वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन्स ऑप्शंस एलिमिनेट करना, थोड़ा-सा सोचना, थोड़ा-सा ट्राई करना उस चीज़ को, वो ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना जीएस में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने सोर्स को लिमिटेड रखना जीएस के लिए। सिर्फ़ अपने कोचिंग का जो नोट्स है, अगर नोट्स पे फ़ोकस कीजिए, नहीं तो कोचिंग की जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड हैं, उन पे फ़ोकस कीजिए। सिर्फ़ उस उतने को पढ़िए और उतने को इतनी बार पढ़ लीजिए कि उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कांसेप्ट की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और उसके बाद में क्वेश्चंस ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर नोट्स में से नहीं आया तो अटेंड नहीं करना है। फिर भी अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाना है। तो उससे जीएस का मेरे को काफ़ी हेल्प मिला और मैं यही रिकमेंड करूँगा। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब आईएएस मास्टर के जो नोट्स थे नॉन टेक के, उसने आपको यस काफ़ी सर। फ़ायदा किया और आपने 10 बार उन नोट्स को पढ़ लिया था कि मतलब 2-3 घंटे में आप उसको रिवाइज़ कर लेते थे। दैट्स ग्रेट। तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसा कि बताया कि आप क्योंकि जैसे एथिक्स आता है वहाँ पे, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में एथिक्स आता है, वो इंजीनियरिंग एथिक्स होता है और आप सिविल सर्विसेज़ के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे, सिविल सर्विसेज़ वाला, तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। तो मतलब अपने कंटेंट को हमें बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना, नहीं तो फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप टू द पॉइंट रहे, कोचिंग के मटेरियल को आपने बढ़िया से फॉलो किया जीएस के पेपर के लिए। ओके, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन टेक्निकल वाला होता है, उसमें आपकी क्या अप्रोच रही थी? मतलब आप लोग डेरिवेशन करते थे पूरा या फिर जो टॉपिक था उसमें सिर्फ फॉर्मूले ही सिर्फ याद करते थे या पूरे क्या-क्या अप्रोच रहती थी आपके प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर में? सर ऑब्जेक्टिव में मैंने न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया एक तरीके से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ़ एक छोटा फ़ॉर्मूला होता है, तो उनको तो उसी टाइम सोल्व कर लेना। बट जो जैसे थोड़ा है तो फ़ॉर्मूला सोल्व करने का ही बट लेंथी पड़ेगा थोड़ा, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन्स को स्किप करता था। मेरा ज़्यादा ये होता था कि मैं क्वेश्चन्स को जल्दी कवर अप करूँ और उसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग किया। कि मेरा थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं थ्योरी अगर मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मैं जल्दी कवर कर लूँगा क्वेश्चन्स को और क्वेश्चन्स न्यूमेरिकल भी जो ईज़ी न्यूमेरिकल थे, जो सिर्फ़ इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशन से हो जाएँगे, तो उन सिर्फ़ क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता था। बाकी जो हेवी न्यूमेरिकल होते थे, जो सिर्फ़ डेटा को ही पुट करना है या वैल्यूज़ निकालनी है, तो ऐसे में उनको मैं स्किप करता था। और उसके अलावा मैं अपने पेपर को एक गो में नहीं कंप्लीट करता था। मैं फर्स्ट स्टेज में वो ईज़ी जो थ्योरी क्वेश्चन थे
और जो हाँ। न्यूमेरिकल थे उनको लेने की कोशिश करता था और सेकंड स्टेज में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन पे ध्यान देता था। तो मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं एक बार पूरा करके दोबारा उस पेपर को कर पाऊँ। तो उस लिए मैं जो थ्योरी थी उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था मेरा। और इस अप्रोच से ऐसा होता है कि बच्चों का फिर पेपर छूटता भी नहीं है। ऐसा होता है कि यस सर। बच्चे क्वेश्चन लाइन से कर रहे हैं, एक ही बार में जब करते हैं, तो जैसे अभी मैं जो टॉपर थे, फर्स्ट रैंक जिनकी थी, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो भी कह रहे थे कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था पिछले साल, तो मैं एक बीएमडी, एसएफडी के क्वेश्चन में अटक गया और उसमें उसने मुझे इतना प्रेशर डेवलप किया उस सवाल ने कि आगे वाले आसान-आसान क्वेश्चन्स जो है वो छूट गए। तो उनका सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि हमें 2 या 3 वो जो भी उनका सूटेबल रहे उसमें हम पेपर को अटेम्प्ट करें। उससे ऐसा होता है कि लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन बहुत सारे ईज़ी हों, जो कि छूट जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने बीच में नहीं हो पाया, तो वो प्रेशर डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों में। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच था आपके साथ। ओके, फिर जब आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया, तो फिर आपका मेंस का अप्रोच क्या था? मतलब प्री से पहले ही मेंस के सवाल करते थे या फिर प्री के बाद ही अप्रोच अपने मेंस का शुरू किया था अप्रोच? क्योंकि अभी इस साल का जैसे पेपर है, तो इस साल के पेपर में प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी टाइम कम बचा हुआ है। तो फिर आपका क्या अप्रोच था वहाँ पे? पहले करते थे या प्री के बाद करते थे? सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज में था, तो प्री का तो प्रिपरेशन हो गया था नॉर्मल से, तो मेंस में मैं भी बिल्कुल आउट ऑफ द मेरे लिए बिल्कुल माइंड ब्लैंक था मेरा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो मैंने जो उस टाइम मैंने सिर्फ़ आईएएस मास्टर का जो कोर्स लिया था, मैंने मेंस का प्रैक्टिस बैच लिया था, उसको मैंने अच्छा। फ़ॉलो किया। तो उसको फ़ॉलो किया तो उससे मेरे को जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन्स कैसे करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है और कैसे जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी। बट अच्छा। उसमें मेरे को थोड़ा-सा ये हुआ कि मेरी पहले से प्रैक्टिस नहीं थी पीवाईक्यूज़ की। तो उसके वो मेरा एक जो लास्ट ईयर मेरा ये क्रिटिकल पॉइंट रह गया था, अगर मैं पीवाईक्यू पहले कंप्लीट कर लेता, तो मेरे को वहाँ पे पिछले साल ही सिलेक्शन हो जाता, मेरे थोड़ा कम मार्जिन से मार्क्स रहे थे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार कांसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको तुम पहले से बिफ़ोरहैंड देख के सोल्व कर लीजिए। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसके अंदर सिर्फ़ उन उन चीज़ों को टाइम में सोल्व करना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बहुत ईज़ी है लेकिन हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग है या फिर ऐसा कुछ है जिसमें इतने मार्क्स फेच नहीं होंगे, तो वो हम छोड़ भी सकते हैं। तो हमें ज़्यादा मार्क्स के लिए जाना है। तो उस वजह से हम उन उस 2 या 3 महीने के पीरियड में सिर्फ़ एग्ज़ाम सेंट्रिक व्यू की हमें स्कोर को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, वो चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए और जो नॉलेज बिल्डिंग है, वो प्रीलिम्स से पहले ही हो जानी चाहिए, ओके। कन्वेंशनल की भी। तो मतलब अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये सजेस्ट करेंगे कि प्री और मेंस का दोनों एक साथ ही वो तैयारी करें या फिर प्री यस, के बाद ही करें? क्योंकि 2 महीने का ही टाइम बचा है फिर तो प्री के बाद। यस सर, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्रीलिम्स के साथ-साथ वो जो आईएएस मास्टर की जो बुक्स हैं, उन बुक में जो सोल्व्ड एग्ज़ाम्पल हैं, उनको साथ-साथ में सोल्व सोल्व करें। तो उससे उनका जो कांसेप्ट बिल्डिंग है वो हो जाएगा और वो पीवाईक्यूज़ को भी अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट एक बार देखें पीवाईक्यूज़ क्या हैं, कैसे हैं, तो वो हमेशा पीवाईक्यू को रेफरेंस मानें, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ईज़ी हुँ। क्वेश्चन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा उस लेवल को जज करने के लिए पीवाईक्यू टच में रहना है। और जो प्रैक्टिस है, जो सोल्व जो क्वेश एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं, जो बुक के अंदर, थ्योरी बुक के अंदर, वो पहले से सोल्व कर लेने चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा। ओके, तो आईएएस मास्टर के जो बुकलेट के जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसने आपको काफ़ी हेल्प करी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में और प्रैक्टिस करने में और किस तरीके से आंसर लिखना है उसमें। दैट्स ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका सीक्यूपीपी का? आपने ऑनलाइन किया था या फिर ऑफलाइन किया था सीक्यूपीपी? सर मैं कॉलेज में ही था, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैं अच्छा। फाइनल सेमेस्टर के में था मैं वहाँ पे, तो मैं कॉलेज में ही था, मैंने ऑनलाइन ही किया था। तो ओके। मैंने थोड़ा वही है कि ऑनलाइन था, तो मैंने थोड़ा ईज़ी ले लिया कि मैं कर लूँगा कवर। थोड़ा-सा लैग हुँ। हो गया था, तो फिर वो अच्छा। चीज़ें क्लासेस इकट्ठी होती गई, बढ़ती गई। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऑफ़लाइन बैच लेना चाहिए। वो ऑफ़लाइन ओके। बैच लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको हमेशा टाइम टेबल शेड्यूल पे रखेगा। ऑनलाइन में ट्रू। आप लैग कर सकते हो, फिर वो टाइम कम है, अगर आप उसमें भी लैग करोगे तो फिर तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। राइट, जैसे आई वाज टॉकिंग विद वन स्टूडेंट एंड ही बिलोंग्स टू ए ऑनलाइन कोर्स। तो उसने मैंने उनसे पूछा भाई कितना तुमने तैयारी कर लिया? तो ही वाज सेइंग सर मैं अभी तो सॉइल पढ़ रहा हूँ और मुझे लगभग 2 महीने हो गए सॉइल पढ़ते हुए।
तो हमने कहा अभी सॉइल तो जो है 25 दिन में खत्म हो गई थी, तो तुम्हें 2 महीने कैसे लग गए? ही वाज़ सेइंग कि सर मैं कभी ज़्यादा पढ़ता हूँ, कभी कम पढ़ता हूँ, कभी तो वो ऑनलाइन में वो डिसिप्लिन नहीं रह पाता जिसकी वजह से सिलेबस कंप्लीशन खुद आप डिले करते हैं। ऑफलाइन में ऐसा है कि यस भाई सर। एक शेड्यूल है, उसको फॉलो करना है और सिलेबस कंप्लीशन टाइम से हो जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन द यूपीएससी हॉल? इंटरव्यू हॉल में आपका एक्सपीरियंस कैसा था मेंस के बाद? सर मैंने जैसे मैंने बताया मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, तो पिछली बार इंटरव्यू मेरे लिए नया था कि कैसा होगा तो थोड़ा-सा वो था एंग्ज़ियस था मैं कि कैसा जाएगा, क्या माहौल है। बट पिछली बार मैंने 130 मार्क्स ले लिए थे तो वो काफ़ी अच्छे थे। तो इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ज़्यादा मतलब जितना फ्री ओपन माइंडेड होके जाएँगे, जितना अच्छी कन्वर्सेशन करेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आएँगे। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आंसर देते हैं ये मैटर नहीं करता है। तो आप ओके, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना है और सिर्फ़ अपने जो बेसिक्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं पैनिक करने के लिए, तो आपको सिंपली नो कर देना है कि सर इतना आइडिया नहीं है या फिर ये चीज़ वो आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। आपको फालतू वाइल्ड गेस भी नहीं करना है। तो वो चीज़ मैंने ध्यान रखी, वो चीज़ मैंने पिछले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस से सीखी और वो वही मैंने इम्प्लीमेंट की, तो मेरा इंटरव्यू उसके जैसा और अच्छा ही गया मतलब वही बताऊँ। इक्विवेलेंट गया लगभग, अच्छा ही गया पिछले साल की तुलना में भी आपका। ओके, यस सर। सो हाउ डिड आईएएस मास्टर फैकल्टीज हेल्प यू ड्यूरिंग दिस जर्नी? इस जर्नी में आईएएस मास्टर फैकल्टीज से आपको क्या मदद मिली, कैसी मदद मिली? डाउट सर जो मैंने जैसे जो कि जो डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म है उससे क्या फायदा मिला आपको? सर जैसे मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो अब ऑनलाइन में इतना डाउट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि डाउट आपके अगर वो आप ऑफलाइन क्लास में कर रहे हो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। ऑनलाइन में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी, बट फिर उसके बाद में ये हो गया कि मैं थोड़ा लैग करने लग गया क्लासेस में, तो वो भी है कि इतना पीछे चले जाओगे तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसलिए मैंने ऐसा था कि कांसेप्चुअल क्लैरिटी पहले थी, तो डाउट्स इतने नहीं आते थे, बस ऐसे थे चीज़ों को प्रैक्टिस करना और टाइम में इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। तो तो आप डाउट्स इतने मेरे में मोस्टली रिकॉर्डेड ही आप देखते थे? हाँ सर, मोस्टली मैं रिकॉर्डेड ही देखना वही था कि ऑनलाइन ले लिया था, तो मैं सोचता था कि मैं 2x पे देख लूँगा, टाइम बचा लूँगा। तो वो जो चीज़ थी, उसके लिए फिर मैं लाइव लाइव नहीं देखता था, फिर मेरे डाउट सॉल्व नहीं होते थे। वैसे तो इतना डाउट्स का प्रॉब्लम नहीं आया, पर वो मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा भी नहीं था एक तरीके से। बेटर रहता कि मैं यू लाइव को लाइव ही अटेंड करता। यू ऑलरेडी बिलोंग्स टू ए गुड कॉलेज और अच्छा कॉलेज होता है तो वहाँ के टीचर्स ही इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे देते हैं कि डाउट थोड़े से कम बचते हैं। फिर अल्टीमेटली एक वो मेहनत करनी होती है, रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है। सो आई यूजुअली सी जो आईआईटी से बच्चे या एनआईटी से अच्छे कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा-सा कम एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी कांसेप्ट क्लैरिटी पहले से काफ़ी बेहतर होती है बाकी बच्चों की तुलना में। दैट्स ग्रेट। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको देखा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने कोई सब्जेक्ट वगैरह छोड़ा था या फिर क्या कवरेज रखा था आपने अपना? इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए आपका कवरेज क्या था? क्या स्ट्रैटेजी थी कवरेज के लिए? आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा या फिर आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए? और अगर किए थे सर तो जो मेरा किस हिसाब से किए थे? सर जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने स्किप किए थे टॉपिक्स कुछ, जो कि मुझे अच्छा, लगा कि लेस इम्पोर्टेंट थे। पर इस बार क्योंकि मेरे को टाइम सफिशिएंट मिल गया था, मेरे को पता था कि डायरेक्शन मिल चुकी थी कि एक कि सिर्फ़ ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैंने अपना सिलेबस कवरेज पे ध्यान दिया। तो अगर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप सिर्फ़ सिर्फ़ कन्फाइंड चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं, जो कि ज़्यादा मार्क्स फेच करेगी, उन पे ध्यान रख सकते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको अगर अगर अच्छी अच्छी रैंक लेके आनी है, तो आपको सिलेबस कवरेज ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको अगर अच्छी रैंक कुछ टॉप रैंक में लेके आना है अपने आप को, तो आप सिलेबस पे कवरेज पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे अब की बार दैट्स था ग्रेट। कि प्रीलिम्स में टनल इंजीनियरिंग से और कुछ ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। तो वही वो चीज़ तब क्लियर होगी जब आप अपना सिलेबस कवर करोगे पूरा। राइट, बिकॉज़ यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन तो वो कहीं न कहीं से कोई ना टॉपिक पूछ ही लेती है। तो कवरेज अच्छा जब कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों के साथ ये बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया
कि वो अब रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। सोम पढ़ रहे हैं तो आरसीसी भूल रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं तो फिर कोई और सब्जेक्ट भूल रहे हैं। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे आप इतने सारे सिलेबस को रिवाइज करते थे? डिटेल्ड नोट से रिवाइज करते थे या शॉर्ट नोट से रिवाइज करते थे? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? ये थोड़ा-सा बच्चों को बताइए। सर, ऐसा था कि मैंने खुद से अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए पहली बात तो और मैंने अच्छा, जो जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे जो आईएएस मास्टर के पोर्टल पे थे जो प्रीवियस रैंकर थे, मैंने उनके शॉर्ट नोट्स को फ़ॉलो किया और उनमें मैं मतलब एक तरीके से ऐड करता गया, जो मेरे को चीज़ें मिलती गई मैं उनको ऐड करता गया। तो हमेशा मैंने अपना जो सोर्स ऑफ जो स्टडी था, उसको कंसाइज़ रखा, सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स देखता था या फिर मैं हैंडबुक थी, वो हैंडबुक देखता था। तो मैंने जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा लगता कि इसकी क्लैरिटी चाहिए तो फिर फुल नोट्स थे वो देखता था। तो बाकी मैंने अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स को देखा और वो भी मैंने खुद से नहीं बनाए, वो मैंने किसी प्रीवियस रैंकर के नोट्स लिए और उन्हीं में अपने ऐड करता गया। जैसे कोई क्वेश्चन्स आते पीवाईक्यू तो वहाँ से जो चीज़ें ऐड करनी थी, टेस्ट सीरीज़ से जो चीज़ें ऐड करनी थी, वो ऐड करता गया मैं। ओके, तो मतलब जो लिखने में शॉर्ट नोट्स लिखने में टाइम लगता, उस समय में आपने 2-3 बार उस उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर लिया और जो नई चीज़ मिली उसी को ऐड ऑन कर लिया। मतलब आपने हाँ टाइम सर का काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशन किया। हाँ सर यही किया मैंने पर ये है कि अगर टाइम है आपके पास पहले से, तो हो सकता है आप जो अपने फुल नोट्स बनाएँ, उनके जैसे ही वो कंप्लीट हो, उनका 1-2 रिवीज़न करें और फिर अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें। मतलब अगर अपने बना सकते हैं, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। पर अगर टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा लगे कि एक एक जो सब्जेक्ट है, वो बहुत लंबा खींच रहा है या कुछ है, तो उस केस में आप फ़ास्ट करने के लिए अपने सिलेबस को फिर अपने आप किसी प्रीवियस रैंकर के अपन शॉर्ट जो नोट्स हैं, वो अपन रेफ़र कर सकते हैं। तो आप ये रिवीज़न जो करते थे वो वन टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या मल्टीपल सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करते थे 1 दिन में या 2 दिन में? तो रिवीज़न कैसा करते थे? और साइक्लिक रिवीज़न पे क्या कैसे रिवीज़न करते थे? कितने दिन के बाद? सर ऐसे मेरा 10 या 15 दिन में एक बार मैं रिवीज़न स्टार्ट करता था। तो मैं रिवीज़न को ऐसे मतलब घंटे के हिसाब से लेके चलता था कि मैं 1 घंटा अगर बीएमसी पढ़ूँगा, तो 1 घंटा हुँ, मैं बीएमसी पढ़ूँगा और जैसे ही वो घंटा कंप्लीट होगा, तो मैं सोम पे स्विच हो जाऊँगा। तो मैं ओके, मिक्स जो चीज़ है, उस मिक्स कल्चर को लेके चलता था कि अगर मैं सिर्फ़ बीएमसी पकड़ लिया, तो मैं पूरा बीएमसी सोल्व रिवाइज़ कर दूँगा, तो फिर उसके हुँ, एंड में जैसे 2-3 और टॉपिक पढ़ूँगा, तो वो बीएमसी पूरा भूल जाऊँगा। तो मैं अच्छा, मतलब सभी जो सब्जेक्ट थे उनके पैरेलली टच में रहना चाहता था। उसके लिए मैंने ओके। टाइम टाइम का डिवाइड कर दिया कि मैं अगर 1 घंटा बीएमसी रिवाइज़ करूँगा तो नेक्स्ट जो 1 घंटा होगा उसमें मैं सोम करूँगा या स्ट्रक्चर करूँगा। जैसे 3-4 घंटे मैंने दे दिए दिन में, तो मैं 4 सब्जेक्ट को पैरेलली रिवाइज़ करता था। ओके, उससे ये भी होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बच्चे टारगेट बना लेते हैं आज मुझे बीएमसी खत्म करनी है। तो फिर शुरू में तो बड़ी एनर्जी रहती है, फिर धीरे-धीरे वो बोरिंग होने लगता है। एक ही सब्जेक्ट को काफ़ी घंटे तक पढ़ना थोड़ा बोरिंग रहता है और आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़े तो उससे थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट बना रहता है कि भई अभी आप बीएमसी पढ़ रहे हैं, फिर आप सोप पढ़ने लगे, तो फिर थोड़ा-सा एक अच्छा रहता है। तो ये एक यस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो रिवीजन है, जैसे कि बताया आकाश ने कि रिवीजन जो है वो मल्टी सब्जेक्ट्स को लेके करना चाहिए, जैसे इन्होंने एक-एक घंटा डिवाइड किया था सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अब उसका लास्ट में जब आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन था, तो आपकी लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटेजी थी? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या करते थे? जब मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे थे आप? सर मेंस में जो सिलेबस कवरेज और वो सब पहले हो गया था, तो मैं लास्ट में सिर्फ़ टेस्ट ही दे रहा था कि जो जो मैंने टेस्ट नए टेस्ट थे, संडे टू संडे वो देता था और बीच में जो बीच में कुछ टाइम मिलता था, वहाँ से मैं पुराने टेस्ट जो थे, वो मैं बीच में दे लेता था उसमें और सिर्फ़ उन्हीं जो टेस्ट से जो सीखा मैंने, उनको मैं नोट करता था, जो मिस्टेक थी उनको नोट करता था और वो चीज़ें मैं पेपर में ही नोट कर लेता था। तो वो मैं जैसे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले मेरे को ऐसा क्लियर था कि मेरे को जो लास्ट वीक के 3-4 पेपर हैं, उनको रिवाइज़ करना है। तो फिर मैं उन पेपर को रिवाइज़ करता था साथ-साथ में और उनमें जो मिस्टेक थी, उनको पॉइंट आउट कर लिया और उनको लिख लिया कि ये मिस्टेक हुई है, तो इसको नहीं करना है। तो इसलिए मैं उन पेपर वाइज़ जाता था और बीच में उसके अलावा जो था, वो मैं साथ-साथ में नोट्स को भी एक तरीके से रिवाइज़ करता रहता था। तो किस हद तक जो है टेस्ट सीरीज आइस मास्टर की टेस्ट सीरीज ने आपको किस हद तक फायदा दिया और क्या आपने सीखा उस टेस्ट सीरीज से? क्या आप फीडबैक देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में? सर टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंक्लाइंड मतलब एकदम पैरेलल थी जो जो एक्चुअल एग्ज़ाम आता है,
उसी को देख के बनाई गई कि कुछ टेस्ट थे जो ईज़ी थे, ताकि ईज़ी सिचुएशन में भी पैनिक ना करें। ईज़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कवर अच्छा करना है, कुछ सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो कुछ टेस्ट ऐसे मिक्स थे जो कि ईज़ी थे, तो वो बहुत अच्छा था और कुछ टेस्ट तो जो हार्ड हार्ड साइड थे, तो कि वो कि एक सिचुएशन के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो वो जो ओके। मिक्स पैटर्न था वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप ईज़ी और टफ दोनों में अच्छा जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर लेके आ सकें। तो काफ़ी बैलेंस्ड थी टेस्ट सीरीज़ और जो मिक्स सब्जेक्ट थे तो साथ-साथ में पैरेलली सारे सब्जेक्ट भी रिवाइज़ होते चले जाते थे। तो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू है मेरा। तो अल्टीमेटली यू हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद आईएएस मास्टर। यस सर। ओके, ग्रेट। तो अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप उन पे उसी टाइम में फ़ोकस कर लीजिए, उसी टाइम में उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ नया नहीं है। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस वहाँ चल रहा है, तो वही स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ के कि मैं 4th ईयर के बाद में कोचिंग जाके जॉइन करूँगा, सिर्फ़ तभी पढ़ाई पढ़ाई करूँगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है या आपके कॉलेज में टीचर्स इतने अच्छे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप कोचिंग जॉइन की लीजिए ऑनलाइन, बट आप उस चीज़ को उसी टाइम सॉल्व कर लीजिए। जो सेमेस्टर है, सोम जैसे चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, तो आपको 3 महीने मिलते हैं 1 सेमेस्टर में। तो एक राइट। सब्जेक्ट 3 महीने के अगर चलेगा, तो वो बहुत आपकी जो क्लैरिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ मेरे नंबर को ऑफ बहुत क्वेश्चंस हेल्प भी की बहुत कि ज़्यादा अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँगे बच्चे फिर। यस सर। दैट्स गुड। तो आप चाहते हैं कि बच्चे जो है अब 3rd ईयर से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें और एक यंग एज में डिपार्टमेंट में जाएँ, जैसे अभी आप यंग एज में जाएँगे, तो फिर अल्टीमेटली एक अच्छी पोस्ट पे भी जब रिटायर होंगे, तो एक अच्छी पोस्ट के साथ ही रिटायर होंगे आप। तो वो एक अच्छा एक एज मिल जाता है कि आप यंग एज में जाते हैं और यंग एज में जब जाते हैं, तो फिर जॉब करने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप लेट जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, जो भी है। लेकिन आप अवेयर थे, अच्छी गाइडेंस थी आपके साथ और आप अवेयर थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के देखने के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अवेयर होंगे और वो कॉलेज का जो टाइम है, जहाँ पे अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कॉलेज में सिर्फ़ आप पढ़ाई करते थे या कुछ और भी अदर एक्टिविटीज़ भी करते थे? मतलब पूरी तरीके से सर फर्स्ट जो मेरा मेन जो शेड्यूल था उसमें स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता था मैं। तो मेरा अच्छा, शाम को 5 से लेके 6 साढ़े 6 तो 1 डेढ़ घंटा मैं हमेशा मतलब जो ग्राउंड्स थे वहाँ जाता था और मेरा मेन मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो मैं उस 1 डेढ़ घंटा वॉलीबॉल खेलता था, थोड़ी रनिंग वगैरह करता था। तो फिज़िकली मैं पूरा इन्वॉल्व्ड था, सिर्फ़ पढ़ाई नहीं की। सुबह भी मैंने ऐसा नहीं है बहुत जल्दी उठ के या बहुत पढ़ाई की, नॉर्मल शेड्यूल फ़ॉलो किया। उस शेड्यूल में पढ़ना भी था, उस शेड्यूल में अच्छे से हर चीज़ मतलब अच्छे टाइम पे खाना खाना, अच्छे टाइम पे घूमने जाना, खेलना, तो वो सब चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई ऐसे सेंट्रिक होके नहीं पढ़ा कि सिर्फ़ पढ़ना ही है। एन्जॉय किया क्योंकि टाइम था, 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से 2 साल निकाल दें क्योंकि 2 साल तो अपने बिल्ड करने का के लिए चल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग इतनी पढ़ी नहीं जाती है। तो 3rd ईयर से सही। अगर कोई स्टार्ट करे तो वो 2 साल बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्लो लेके भी चलेंगे चीज़ों को, तो भी वो बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएँगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात आकाश ने बताई कि ज़िंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं पढ़ाई करने में। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना आपको और ऐसा भी नहीं होना कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी हो। लाइफ को जो है एक्सरसाइज़ भी करनी है और मैंने पर्सनली देखा है कि भई आप अगर 1 घंटा अगर दौड़ लेते हैं या कोई भी एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग भी काफ़ी शार्पली चलने लगता है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लिया, चीज़ों को काफ़ी कूल होकर, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच से आप आगे बढ़े। तो इट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूँगा, जैसे ईएसई की जो प्रिपरेशन है, इसको जब आप करते होंगे, जैसे आपने जब आप कॉलेज में करते होंगे तो उस समय तो आपने एग्ज़ाम दिया नहीं होगा। तो जब एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, सिर्फ़ आपका टारगेट होगा सिलेबस कंप्लीशन में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। जैसे लास्ट ईयर आपने अपने बीटेक को कंप्लीट किया। ये जो इस साल की जर्नी थी आपकी 2024 वाली, इस जर्नी तक में बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल की जर्नी है। इसमें कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी डिमोटिवेट फ़ील हुआ, तो कभी अगर डिमोटिवेट फ़ील किया तो खुद को कैसे मोटिवेट कराया? कैसे खुद को पुश अप किया कि नहीं मुझे करना है, आगे बढ़ना है?
सर, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि एक अच्छा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है। आप अगर ओके, अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप 1 महीना, 2 महीना बहुत अच्छे फ़ोर्स से पढ़ पाएँगे, फिर बाद बाद में आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। तो वो चीज़ मैं मेरा यही था कि स्लो लेके चलना है, लेकिन क कंसिस्टेंटली पढ़ना है और एक अच्छा फ सपोर्ट सिस्टम मिल जाए आपको। 3-4 लोगों का एक अच्छा सर्किल था हमारा, जिसके अंदर जैसे 2 लोग तो सिविल सर्विसेज़ का प्रिपेयर कर रहे थे और हम 2 लोग इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपेयर कर रहे थे। तो जो सिविल सर्विसेज़ वाले थे, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले रखा था। तो हमारा जो अच्छा, टच था, वो बहुत सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा टच था, वो सर्किल बहुत अच्छा था। तो उसमें हमने उस सर्किल को उसमें पूछते गए, बातें होती होती रहती है। तो एक-दूसरे का मोटिवेशन किसी का डाउन हुआ है, तो बात कर ली। तो ये चीज़ जो फ्रेंड सर्किल है, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए। जैसे अभी मेरा जो फ्रेंड है जिसके साथ मैं पढ़ा हूँ, उसका अभी 18th रैंक है, यशवंत बाबू। तो वो ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो जैसे वो है और 2 लोग सिविल सर्विसेज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम साथ में मिलते थे। तो कभी वो अगर डाउन फ़ील कर रहा है, तो मैं मोटिवेट कर देता था, या कोई और लोग हैं वो कर देते। तो एक हेल्दी जो फ्रेंड सर्किल है, और कॉम्पिटिशन भी ज़रूरी है। ऐसा बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वो भी नहीं कि हाँ, वो भी नहीं करना कि हाँ, फ्रेंड है और ऐसा करना है। आपको कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए, पर वो हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। सीखना हेल्दी चाहिए कि कॉम्पी मुझे पता मुझे पता था कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी क्या पॉज़िटिव्स हैं और क्या नेगेटिव है। तो उस हिसाब से मैं उनके पॉज़िटिव में उसको मैं अपने एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करता था, उसको नेगेटिव को मैं हटाने की कोशिश करता था कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर ऐसा नहीं करना है। तो वो चीज़ बहुत मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि अच्छा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, जो कि इन्वॉल्व्ड हो पढ़ाई में। इन्वॉल्व्ड हो पढ़ाई में और उसको एक अच्छा उसके अंदर हो कि मैं इससे सीख सकूँ और इसको मैं हल्का अपना जो इसके अंदर कमियाँ हैं, वो थोड़ा बता सकूँ। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ पार्टी करने के लिए दोस्त बनाएँ, अल्टीमेटली दोनों सेलेक्ट होंगे तो पार्टीज़ तो होंगी, लेकिन दोस्तों के साथ एक पॉज़िटिव कॉम्पिटिशन रियली हेल्प करता है। तो अच्छे दोस्त बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाता है जर्नी में और आपके दोस्तों ने बहुत मदद करी और आपने अपने दोस्तों की मदद की। तो लास्टली आकाश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की या आने वाले 1-2 साल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या एडवाइस देना चाहते सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पहले ये माइंड में नहीं रखें कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हम कैसे क्रैक करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, ऐसा है। आप कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा मेहनत कीजिए और अपने जो सोर्सेज़ हैं, उनको वेल डिफाइंड रखिए। जो कोचिंग मटेरियल है, उसको फ़ॉलो करना है, तो उसको फ़ॉलो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने सोर्सेज़ को लेके। अच्छा सोर्स है, एक सोर्स को फ़ॉलो कीजिए, अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए और हमेशा एक अच्छे सर्किल के टच में रहिए, जो कि आपका पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बनाए रखे। अगर आप लो फ़ील कर रहे हो, तो आपको मोटिवेट कर दे। तो यही कहना चाहूँगा मैं। हैं? ओके, दैट्स ग्रेट आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो इस साल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। You have been an excellent student throughout your journey at IAS Master. हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ें और हम हमें आप पे बहुत गर्व भी है। तो इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ मैं आपको और आपके माँ-बाप को, आपकी फैमिली को फिर से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ इस सिलेक्शंस के लिए, क्योंकि आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और वो भी एक क्लास ए ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड वाली बात है हम सबके लिए, हमारी आपकी फैमिली के लिए। So thank you so much for giving your time, Akash. Thank you so much for sharing your experience. Thank you so much. May God bless you.